हाँ बेटा, कुछ ऐसे सेक्शंस बड़े टेक्निकल रहे हैं और जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से जो लोग सीबीआई के पीसी वगैरह एसपीसी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या जो लोग एचटीजीएस में अपीयर होने जा रहे हैं, या राजस्थान एपीओ या कहीं के एपीओ या जुडिशियल एग्जाम में, उसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 321 सीआरपीसी 1973 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी 1973 की जगह बीएनएसएस 2023 लागू हो जाएगा। लगे आप ये भी जान जाइए कि जो 321 सीआरपीसी था वो अब बीएनएसएस में किस धारा में गया है? 360 में गया। इसको बेटा अभी से याद करते चलो कि सेक्शन नंबर 321 ऑफ सीआरपीसी अब गया है 360 बीएनएसएस में। 321 सीआरपीसी का शीर्षक क्या है? क्या है लिखा है? विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? अभियोजन वापस लेना। अभियोजन को वापस लेना। ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहे रही। एक चीज और जान लो कि जिस समय हम कंप्लेंट केस दायर करते हैं किसी अदालत में, तो कंप्लेनेंट जब चाहे वो मुकदमा विड्रॉ कर सकता है, जब चाहे। ये कहाँ मिलेगा? 257 हैं? 257 निकाल देखो। इनका कहना मेमला सर का कि 257 हाँ सर वही क्या लिखा है? विड्रॉल ऑफ कंप्लेन हैं? विड्रॉल ऑफ कंप्लेन परिवार को वापस लेना। अरे भाई इतनी जल्दी ना बोलो कि हमें ना सुन पाएंगे, वो बच्चे क्या सुनेंगे। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट क्या लिखा है? परिवार को वापस लेना। हाँ, पढ़ी सर? और किस लिए क्या है? यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध या जहां एक से अधिक अभियुक्त है वहां उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवार वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवार वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा और तब उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवार इस प्रकार वापस लिया जाता है दोषमुक्त कर देगा। यानी 257 जो अब आ गया होगा बीएनएसएस में, तालिका देखो 280 280 में आ गया। कंप्लेनेंट जब चाहे, अगर जजमेंट अभी तक प्रोनाउंस नहीं हुआ है तो वापस ले सकता है। बड़ा आसान। लेकिन अगर आप देखें सेक्शन नंबर 321 ऑफ सीआरपीसी या 360 ऑफ बीएनएसएस, वहाँ इतना आसान नहीं, क्योंकि अब दोनों में अंतर क्या है? ये जो कंप्लेनेंट जिसे वापस ले सकता है वो कंप्लेंट केस है, वो उसी ने दायर किया। लेकिन 321 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये स्टेट केस है। स्टेट केस होता है जब कोई एफआईआर के बेस पर होता है, यानी पहले एफआईआर आ जाएगा और उसके बाद विवेचना होगा,
फिर चार्जशीट जाएगी और चार्जशीट के बाद फिर वो उस पर मुकदमा चलेगा। तो स्टेट केस के संबंध में 321 लागू होता है। 321 में स्टेट मुकदमे को भेजती है, यानी चार्जशीट भेजती है कोर्ट। लेकिन एक चीज है, आप भेज तो देंगे चार्जशीट को, लेकिन अगर वापस लेना चाहें तो इतनी आसानी से वापस नहीं ले पाएंगे। और कंप्लेनेंट अगर चाहे, यहाँ कंप्लेंट किसको कहा जाएगा? जिसने मुकदमा लिखाया था, वो वापस नहीं ले सकता। कंप्लेंट केस और स्टेट केस दोनों में एक मुख्य अंतर ये है कि कंप्लेंट केस में जो कंप्लेनेंट है वो जब चाहे मुकदमे का निर्णय आने के पहले उसको अपने केस को विड्रा कर सकता है। लेकिन स्टेट केस में जिसने मुकदमा दिखाया है वो नहीं वापस ले सकता। फिर वापस कौन ले सकता है? इसे हम कहते हैं क्या? स्टेट केस। तो स्टेट ही तो वापस लेने में सक्षम है। अब स्टेट कैसे वापस लेगा, ये बात सेक्शन 321 जो कि अब 360 BNSS में लिखा है, प्रोसेस वही लिखा है। पढ़िए जोर बोलो। A public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from prosecution of any person, either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is tried. And upon such withdrawal, A, if it is made before the court has been framed, the accused shall be discharged in respect of such offence or offences. If it is made after the charge is after a charge has been framed, or when under this Samhita no charge is required, he shall be acquitted in respect of such offence or offences, provided that where such offence first was against any law relating to any matter to which executive power of the Union extends, or was investigated under any central act, or involved the misappropriation or destruction of or damage to any property belonging to central government, or was committed by a person in service of central government while acting or purporting to act in discharge of his official duty, and the prosecutor in charge of the case has been appointed by the central government, he shall not, unless he is permitted by the central government to do so, सेम है ये उनसे move to the court for its consent to withdraw from prosecution, and the court shall, before according consent, direct the prosecutor to produce before it the permission granted by the central government to withdraw from prosecution, provided further that no court shall allow such withdrawal without giving an opportunity of being heard to the victim in the case. ये नया जोड़ा हुआ है। ये नया जोड़ा है, यही इतना। यस सर। Provided further that no court shall allow such withdrawal without giving an opportunity of being heard to the victim in the पहले case. इसी को ले लेते हैं। और एक सेकंड पॉइंट देखना इसमें दिल्ली अब अरे दिल्ली वाला नहीं। अब मेन देखो एक चीज नया आ गया 360, इसी को पहले टेक कर ले। ये कह रहा है कि कोई भी कोर्ट अगर विड्रा करेगी किसी केस को तो विक्टिम को सुनना पड़ेगा। ये 321 CRPC में नहीं था, ये यहाँ पर लाया गया। अब 321 या 360 321 जो CRPC का था और 360 जो BNSS का है, इसके एलिमेंट समझ लीजिए। पहला एलिमेंट है कि ये उन्हीं केस पे लागू होगा। इट इज एप्लीकेबल अपॉन दोज केसेस ओनली व्हिच आर स्टेट केस। ये किसी कंप्लेंट केस के संबंध में प्राविजन नहीं, ये स्टेट केस में ही
लागू होगा। ये दूसरा क्या, दूसरा ये है कि सेकंड एलिमेंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एप्लीकेशन देकर मुकदमे को वापस लेने की बात कहता है, और अगर न्यायालय उससे मुतमईन हो जाए, यानी सेटिस्फाई हो जाए, तो वो मुकदमे को वापस ले सकते। यानी एप्लीकेशन आएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से और उसको निर्धारण या उसे ऑर्डर करेगी कोर्ट। ये कोर्ट की इच्छा से निर्भर है कि उस मुकदमे को वापस ले अथवा न। आप देखते होंगे सामान्यतया कि जैसे आजकल बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो पहले सपा के टाइम में या बीएसपी के टाइम में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे दायर हुए थे, उसमें काफी केस विड्रॉ हो चुके होंगे और कुछ प्रोसेस में। इस समय 11 मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं वो विरोधी पार्टियों के लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। अब अगर उनकी सरकार कभी आई तो वो भी लगाएंगे। अब एक ही चीज लिखा रहता है बेटा, न्याय हित में, और कुछ नहीं लिखा रहता। यही लिखा रहता है कि न्याय हित में ये मुकदमा हुआ। अब तक आपने क्या देखा, कोई मुकदमा कोर्ट के अंदर है, अब कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर स्टेज क्या होती है, दो होती है, या तो इंक्वायरी चल रही है या फिर ट्रायल चल रहा है। भावरा दोनों में क्या अंतर बेटा? कब हम कहते हैं इंक्वायरी चल रही है? सर चार्जशीट फाइल होने के पहले बाद जी सर। चार्जशीट फाइल होने तक का जो प्रोसीजर है वो क्या है? अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही चार्जशीट फाइल हो गई, अब वो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, जिसमें मुलजिम को तलब करना, उसको नकलें देना, डिस्चार्ज करना या ना करना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और जहाँ चार्ज फ्रेम हो गया और गवाहियाँ आई अभियोजन की, अब वो ट्रायल शुरू हो गया। पूरे क्रिमिनल प्रोसेस में 3 चरण है। पहला इन्वेस्टिगेशन, जो कब से कब तक रहता है, लॉगिंग ऑफ FIR से लेके सेंडिंग ऑफ चार्जशीट तक। ठीक, कंसेप्ट क्लियर? इंक्वायरी कब से शुरू है? अपीयरेंस ऑफ एक्यूज से लेकर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब ट्रायल कहाँ से शुरू होगा? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से टिल प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। इन तीनों चीजों को जान। अब ये भी जान जाइए बच्चों कि पहला वाला जो चरण है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। वो चाहे जो एजेंसी, जिले की पुलिस हो, CBI हो, ED हो, CID हो, EOW हो, विजिलेंस हो, कोई ये फिर फाइलिंग चार्जशीट। लेकिन जैसे ही चार्जशीट आपने फाइल कर दी, अब उनका काम खत्म हो गया और इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी खत्म हो गया। अब इंक्वायरी शुरू, मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, मुलजिम को समन करेगा, मुलजिम आए। कभी कभी मुलजिम नहीं आते, समन पे
वारंट जाएगा, उस पर भी नहीं आते 82-83 CRPC की कार्रवाई होगी। उनको कोर्ट में अपीयर कराना, ये इंक्वायरी आने के बाद फिर नकलें देना, इसके बाद अगर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन आई तो उसका निपटारा करना और इसके बाद चार्ज फ्रेम करना, यहाँ तक इंक्वायरी है। और जैसे ही प्रोसिक्यूशन के विटनेस आने लगेंगे उनका एग्जामिनेशन होगा, तब ये शुरू हो जाएगा ट्रायल। समझ गए? तो ये जो विड्रॉल ऑफ केस है, ये कहाँ से शुरू होगा भंवरा बेटा? सर ये 321 अरे यार धारा नहीं पूछ रहे हैं, स्टेज बताओ, तीनों में से कहाँ शुरू हो सकता है? हैं? इंक्वायरी से इंक्वायरी से जरा प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ, अगर वो मामला इन्वेस्टिगेशन में है और सरकार कह रही वापस लेना, तो वहीं दबा देगी ना उसे, वो चार्जशीट जाएगी क्यों? वो वहीं निपटारा हो जाएगा, कोई चार्जशीट सब नहीं लगेगी। जब एक बार चार्जशीट अदालत में पहुंच जाती है तब कार्यपालिका के क्षेत्र से वो दूर चली जाती है, तभी तो वो उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुकदमा वापस, मुकदमा दिया हम ही ने है, लेकिन अब वापस लेने में हमें आपकी मर्जी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो आपने दिया है वो आप ले भी सकते हैं। आप क्रिमिनल लॉ में अलग देखिए, बच्चा पैदा होता है, वो बाप अगर उसे मार दे तो क्या मार सकता है? पैदा तो कर सकता है, क्या मार भी सकता है? नहीं। और दूसरी बात, जो पहले IPC में 309 था और उसमें जो केस था, वो केस जिसमें ये आया था कि क्या आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, तो जवाब आया था नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। तो अपनी जिंदगी को भी आप खत्म नहीं कर सकते। उसी तरह आपने चार्जशीट दे दिया, आप कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या इंचार्ज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में, लेकिन बेटा इसमें यूपी अमेंडमेंट है, और यूपी अमेंडमेंट में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें मेन बात ये है कि सरकार अपने प्रोसिक्यूटर को एक आदेश देती है कि मुकदमा वापस लेने के एप्लीकेशन आप कोर्ट में डाल दो। ऐसे नहीं, सरकार का सपना देख रही। होता क्या है, जब किसी के साथ कोई अन्याय हुआ रहता है, मुकदमा लिखा दिया, गलत लिखा दिया दबंगई के बस पे, और फिर तमाम विटनेसेस भी तैयार कर दिए, इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट आ गई, तो अगर उसको मौका मिलेगा वो भी कुछ करेगा। तो ये जान जाओ जनरल प्रोसेस कि कोई सत्तारूढ़ दल का विधायक या कोई माननीय मंत्री के पास वो एप्लीकेशन देता है जिसका मामला होता है, और तब वो उस पर अपना कवरिंग लेटर लगाते हैं कि ये फला हमारी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता था, जानबूझ के उस समय फला सरकार थी, उन्होंने इसे परेशान करने के लिए एक गलत मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। न्याय जो कि सरासर गलत है, गलत आधारों पर मुनस्सिर है, अतः न्यायाधीश इसे वापस लेने का आदेश पारित करने की कृपा करें। किसको देगा? माननीय मुख्यमंत्री को, क्योंकि गृह मंत्रालय कम से कम उत्तर प्रदेश में तो हमेशा मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। यहाँ जब आएगा, अगर वो चाय लेंगे, माननीय गृह मंत्री भले उनका चाय मुख्यमंत्री के पास है, वो लोग चाय लेंगे, तो वो बेटा एक डीएम, उस जिले के डीएम को जहाँ मुकदमा पंजीकृत है, एक भेजेंगे, और वहाँ पे जब वो भेजते हैं तो एक 13 कॉलम का फॉर्म भी रहता है, उसमें 13 कॉलम होते हैं 13।
वो जब डीएम साहब के पास जाएंगे तो डीएम साहब उसे जिले के गेडी अभियोजन के कार्यालय में भेजेंगे। अब गेडी अभियोजन साहब क्या करेंगे, जो जिस थाने का मामला होगा उसके जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो एसपीओ हो सकते हैं, पीओ हो सकते हैं, एसपीओ हो सकते हैं, उनको आदेश कर देंगे कि देखो ये मामला क्या है, अपनी राय दो फाइल देख के ये वापस लेने लायक है या नहीं। समझ गए इतना? वो फसरावली का अवलोकन करेंगे, ये भी देखेंगे कि अब किस स्टेज में मुकदमा है, अभी इंक्वायरी चल रही है, चार्ज फ्रेम हो गया, गवाह कितने हुए हैं, ये बाकायदा उसमें इंदराज करना पड़ता है। और क्या इंदराज करना पड़ता है, इसमें टोटल कितने, अगर मर्डर है क्या कोई मरा है, इंजर्ड हैं कितने हैं, और दूसरी बात इंजरी का नेचर क्या है, वो ग्रीवियस हार्ट वाले मारा, ये सिंपल हार्ट मारा, और आखिरी में कि उनकी राय में क्या ये मुकदमा वापस लेने लायक है या नहीं। एक बात अपने अनुभव के आधार पर हम आपको ही बता दे रहे हैं, कभी आप रहिएगा कोई कहे भी तो कभी ना लिख दीजिएगा मुकदमा वापस लेने लायक, आप यही लिखिएगा मुकदमा लिया जाना न्याय संगत मेरी राय में नहीं प्रतीत होता। गेडी साहब चाहें तो आपकी राय काट के लिख नहीं प्रतीत होता, आप न लिखिए। क्योंकि एक चीज और, अगर शासन से आया है तो आप चाहे जो लिखे वहां से आदेश आ जाएगा कि सम्यक विचारोपरांत शासन निर्णय लिया, मुकदमे को वापस लिया जाए, अतः संबंधित अभियोजक माननीय न्यायालय में इस आशय के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, आएगा यही। आप लिखें चाहे जो, तो आप अपना फिगर क्यों खराब कर रहे हैं, आप लिखिए उसमें नहीं लेने लायक है, कितने इंजर्ड हैं और दो गवाह हो गए, इंटैक्ट हैं, होस्टाइल नहीं है। अब आपका लिखा हुआ फिर गेडी साहब फॉरवर्ड करेंगे डीएम साहब को, डीएम से जाएगा होम विभाग में, और होम से 10 दिन बाद एक बार फिर आ जाएगा। कारण क्या है कि वो जिसने पैरवी करके माननीय मंत्री जी से लिखाया था मुख्यमंत्री को, फिर जब मुख्यमंत्री कार्यालय से वो फाइल, वो आदेश चला होगा डीएम का, वो साथ साथ आया होगा, डीएम कार्यालय से गेडी साहब कार्यालय में वो आदमी साथ साथ आया होगा, वहाँ से जिसको एडवाइस करना है उससे भी मिला जुला होगा, इसके बाद वो फिर वापस जाएगा और वहाँ जाके फिर जुटेगा, और 15 दिन बाद एक ऑर्डर आ जाएगा आपके पास कि अब आपको आदेश दिया जाता है कि आप इसमें करें। अब तो आपको वापस लेने के लिए एप्लीकेशन देना ही है, लेकिन कभी इस एप्लीकेशन ये नहीं लिखा जाना चाहिए कि शासन के आदेश के अनुपालन में मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, नहीं वापस होगा, क्योंकि वहाँ पर न्याय की जो मंशा है, जो 321 या 360 CRPC की मंशा है, वो BNSS की मंशा है, वो ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की स्वेच्छा से ही एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए। तो आप डाल देंगे, और अब इच्छा पे निर्भर है पीठासीन अधिकारी महोदय, अगर वो चाहेंगे तो ये मुकदमा वापस, और अगर 2 गवाही हो गई है, 4 गवाही हो गई, तो एक्यूटर का आदेश आ जाएगा। ये है CRPC 1973 की धारा 321, जो अब है BNSS 2023 की धारा 360 में। दोनों में लगभग सेम है, लेकिन एक अंतर है, और वो अंतर है कि यहाँ पर जो लास्ट लाइन है प्रोवाइडेड फर्दर कि विक्टिम को एक बार सुना जाएगा, पहले ये नहीं सुना जाएगा। अब अगर विक्टिम आ गया है तो एक बार और ध्यान दें, 11 सेक्शन 2 खोल CRPC का, और उसमें देखो 2WA क्या है, 2 का WA विक्टिम, पीड़ित से ऐसा व्यक्ति प्रेत है जिससे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है,
और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिदी है। देखो बेटा, यहाँ विक्टिम की डेफिनेशन दी गई। ये विक्टिम की डेफिनेशन बहुत बाद में आई है, शुरू नहीं तभी सेक्शन 2 के W के A में आई, CRPC में होगा डेफिनेशन क्लॉज में, अंतिम डेफिनेशन यही है। वो विक्टिम कारण क्या है, ये विक्टिम के संबंध में जूरिस्प्रूडेंस में ज़्यादा कुछ नहीं था, और यही वजह है कि विक्टिमोलॉजी का अध्ययन किया गया था। और क्रिमिनल लॉ में एक सबसे बड़ी बुराई ये मानी जाती है कि इसमें जो कुछ आप करते हैं, क्या करते हैं, मुलजिम को सजा देते हैं, विक्टिम को क्या मिलता है। अब तो तमाम कंपनसेशन देने की बात चल रही है, आ भी रहा है। नई धाराएं जो आई हैं उसमें जैसे कि IPC के 3 to 6 का A और B आया है, उन सब मामलों में अब बड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो उसी का ध्यान में रखते हुए ये BNSS में 360 में ये क्लास एक तरह से बढ़ा दिया गया। तो कुल मिला के बच्चों यही है कि विड्रॉल ऑफ द केस, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत मेरी राय में नहीं।